अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का ये एक सवाल है और ये सवाल आया हुआ है आपके एग्ज़ाम पेपर में ऑटम 2013 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलें इस सवाल को ज़रा डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, अब इस सवाल में बोलते हैं द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट्स इन अ कॉम्पिटेंसी टेस्ट आर एज फॉलोज। स्टूडेंट की आईडी दी हुई है, अकाउंटिंग के मार्क्स दिए हुए हैं, मैथ्स के मार्क्स दिए हुए हैं। फाइंड आउट द स्पेयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फॉर द अबव मार्क्स एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। तो जनाब, मैंने ऊपर वाली ही इन्फॉर्मेशन, आप अपने सामने सवाल ज़रूर रखिएगा, मैंने ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन को इस तरह की एक टेबल में लिख दिया है। ठीक है, और अब हम रैंकिंग करते हैं जिस तरह से हम लोग स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में किया करते हैं। तो अगर मैं रैंकिंग करूंगा, पहले अकाउंट्स के मार्क्स की रैंकिंग कर लेते हैं जिसको R1 कहते हैं। हाईएस्ट मार्क्स जो है वो डी के आए, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड मार्क्स पर बी और सी दोनों में टाई हो रहा है, दोनों के मार्क्स 80 आए, यानी कि सेकंड और थर्ड रैंक में टाई है। अब जब किसी दो रैंक्स में टाई होगा ना तो आप उनका एवरेज लोगे। अब यहाँ पर दो लोगों के 80 मार्क्स आए, ठीक है ना, यानी कि सेकंड और थर्ड पोजीशन में टाई है। तो जिन दो पोजीशंस में टाई है उन दोनों को ऐड किया, 2 + 3 डिवाइड किया 2 से, आंसर क्या आया 2.5। तो मैंने इसको भी 2.5 की रैंकिंग दे दी और मैंने इसको भी 2.5 की रैंकिंग दे दी। ठीक है भाई, समझे बात को। सेकंड और थर्ड पोजीशन 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 2.5। अच्छा, अगर सर 3 लोगों के 80 मार्क्स आए होते, अगर 3 लोगों के 80 मार्क्स आए होते, यानी कि सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन में टाई होती, तो 2 + 3 + 4 तीनों को ऐड करता डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, यानी कि हर किसी को मैं 5 और 4 9 डिवाइडेड बाई 3 हर किसी को थर्ड पोजीशन दे देता। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेकंड और थर्ड पोजीशन में टाई है, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 2.5 दोनों को रैंक दे दिया। अच्छा, अब फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन एलोकेट हो गई। अब हम फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। इसको हमने फोर्थ पोजीशन दे दी क्योंकि 78 आए। ये फिफ्थ पोजीशन हो गई, ये सिक्स्थ पोजीशन हो गई, ये सेवेंथ पोजीशन हो गई और ये हो गई 8th पोजीशन। ठीक है, टाई वाली कहानी अभी रैंक नंबर 2 में भी आएगी, चलें इसको भी देखते हैं। हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स ए के हैं, ये हो गया रैंक 1, ये हो गया रैंक 2, ये हो गया 3। अब देखो 75 75 75 लाने वाले 3 लोग हैं, यानी कि फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन में टाई है। तीनों को ऐड किया और कर दिया 3 से डिवाइड, यानी कि ये आ गया 5। ठीक है ना, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन में टाई है, तीनों को ऐड कर 3 से डिवाइड किया, 5 5 और 5। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन एलोकेट हो गई। अगले बंदे को जो हम पोजीशन देंगे ना, वो छठी पोजीशन नहीं देंगे बल्कि उसको हम 7वीं पोजीशन देंगे। 1 2 3 पोजीशंस तो पहले ही एलोकेट हुई नहीं थी, 4 5 6 का एवरेज करके तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब इसकी पोजीशन आएगी 7 और इसकी पोजीशन आएगी 8। ठीक है भाई, इस तरह से हम पोजीशनिंग देते हैं। अच्छा, अब क्या करें, अब जो है वो हम डी कैलकुलेट करेंगे जो कि R1 - R2 से आता है। 4 - 1 3, फिर 0.5, फिर -0.5, फिर क्या कहते हैं -4, फिर 2, फिर 3, फिर -2 और फिर -2। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर डी का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। जब हम डी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो 9, उसके बाद फिर 0.5 का स्क्वायर जो है वो 0.25 बनता है, -0.5 का स्क्वायर भी 0.25 बनता है, और -4 का स्क्वायर जो है वो 16 बनता है, 2 का स्क्वायर 4 बनता है, 3 का स्क्वायर 9 बनता है, फिर 4 फिर 4। ठीक है, अब सारे डी स्क्वायर को ऐड कर लो, करके देखते हैं। 9 + 0.25 + 0.25 + 16 + 4 + 9 + 4 + 4, ये बंदा आता है आपका 46.5। 46.5। ठीक है ना। अच्छा, अब एक और बात जो आपने अप्लाई करनी है वो है कि एक जब टाई आता है ना तो आपने एक एडजस्टमेंट पास करनी होती है। नॉर्मल स्पेयरमैन के सवालों के तरह नहीं सॉल्व करना, और वो जो करेक्शन है वो है 1/12 t³ - t। अब जितनी बार टाई होगा उतनी बार इस फॉर्मूले के थ्रू एक वैल्यू कैलकुलेट कर और ऐड करी जाएगी। कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो हमारे पास टाई कितनी बार हुआ था सर। एक बार अकाउंट्स में टाई हुआ था, 2 बच्चों के 80 मार्क्स आए थे, दोनों को हमने 2.5 का रैंक दिया था। ठीक है ना,
तो कितने बच्चों का टाइवा था सर? 2 बच्चों का या 2 मार्क्स का टाइवा था। तो एक बार कैलकुलेट कर लो, 1/12 2 क्यूब -2, ठीक है ना। और कोई टाइवा था? हाँ सर, एक और बार मार्क्स टाई हुए थे, और वो वे थे मैथ्स के मार्क्स टाई 75 75 75, और उन तीनों को हमने 5 का रैंक दिया था, यानी कि 3 बच्चों के मार्क्स टाई हुए थे। तो अगर 3 बच्चों के मार्क्स टाई हुए थे तो एक और चीज़ कैलकुलेट करना है और इसमें ऐड करना है, वो है +1/12 3 का क्यूब -3, ठीक है ना। अब कर लो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड। अगर मैं 2 क्यूब -2 करता हूँ, 2 क्यूब -2 डिवाइडेड बाई 12, ये 0.5 बनता है, और 3 का क्यूब -3 डिवाइडेड बाई 12, ये 2 बनता है, ठीक है ना। यानी कि ये टोटल बन गया 2.5, ये टोटल बन गया 2.5। आप क्या करोगे, आप जो नॉर्मल आर वाला फॉर्मूला है, नॉर्मल फार्मूला क्या, r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन ऑफ d स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस n। आप ये फार्मूला तो यूज़ करोगे, लेकिन आपको करना ये पड़ेगा कि अगर कभी भी टाई हो रहा है तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर कर, जितने भी टाइज आए हैं उस पर ये फार्मूला अप्लाई कर कर जो वैल्यू आई है उसको आपने डी स्क्वायर में ऐड करना है, डी स्क्वायर में ऐड करना है, यानी कि 46.5 जो है उसमें 2.5 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 49, और आपने 49 यूज़ करना है, यानी कि 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर, यानी कि 49 डिवाइडेड बाई n क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब माइनस 8, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन कर लो इसकी भाई, 6 × 49 डिवाइडेड बाई 8 का क्यूब माइनस 8, और 1 में से आंसर माइनस किया तो ये आता है 0.417, 0.417 आंसर, ठीक है ना। 0.417 जो है वो आपका आंसर है। अच्छा जनाब, तो हमारा पार्ट ए जो है ना वो सॉल्व हो गया, विच वाज स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, और स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का जो आंसर आ रहा है ना वो 0.417 आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रैंक जो है ना वो पॉजिटिव है लेकिन हाफ से कम है, तो हम ये कहेंगे कि एक पॉजिटिव लेकिन वीक रिलेशनशिप है अकाउंटिंग और मैथ्स के मार्क्स के बीच में, यानी कि ऑल्दो जिस बच्चे के अकाउंट्स में ज़्यादा मार्क्स आते हैं जनरली उसी के मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, लेकिन इतना कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि हमेशा जिसने अकाउंट्स में टॉप किया वही मैथ्स में टॉप करे, ठीक है। एक रफ सा रिलेशनशिप है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से देखो अकाउंट्स में फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये 3 बच्चे हैं, है ना। तो मैथ्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 बच्चे हैं, यानी कि कहीं कहीं चीज़ें मिलती जुलती हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड और थर्ड वाले बच्चे मिलते जुलते हैं, फर्स्ट वाला मिलता जुलता नहीं है। तो एक पॉजिटिव लेकिन एक वीक रिलेशन है, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है अकाउंट्स और मैथ्स के मार्क्स में। अच्छा, इसको अगर फर्दर एलेबोरेट करूं, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता कि जिस बच्चे का अकाउंट में फ़र्स्ट पोजीशन आती उसी की मैथ्स में भी फ़र्स्ट पोजीशन आती, और जिस बच्चे की अकाउंट्स में सेकंड पोजीशन आती उस बच्चे की ही अकाउंट्स में सेकंड पोजीशन आती, मैथ्स में सेकंड पोजीशन आती, जिसकी अकाउंट्स में थर्ड पोजीशन आती उसी की मैथ्स में भी थर्ड पोजीशन आती। अगर कोई ऐसा हिसाब किताब चल रहा होता कि क्लास में जिसने अकाउंट्स में फ़र्स्ट किया उसने मैथ्स में भी फ़र्स्ट किया, क्लास में जिसने अकाउंट्स में सेकंड किया उसने मैथ्स में भी सेकंड पोजीशन ली, क्लास में जिसने अकाउंट्स में थर्ड पोजीशन ली उसने मैथ्स में भी थर्ड पोजीशन ली, इस केस में आर जो है ना वो +1 आता, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम होती, ठीक है। अच्छा जनाब, पार्ट बी भी इसका आपने करना है। अच्छा, पार्ट बी जो है वो मैंने अभी उसमें क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो में डिस्कस करना है, लेकिन चलिए यहाँ पर अगर आ गया है तो हम सॉल्व कर ही देते हैं। बोलता है फाइंड आउट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x क्या है? देखिए, 2 तरह की लाइंस बनाई जाती हैं। एक लाइन आपकी जो बनाई जाती है वो होती है y ऑन x की लाइन, ठीक है। आपने बुक्स की रीडिंग तो ऑब्वियसली करनी है, और y ऑन x की लाइन जो है वो y इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होती है, और इसमें ये जो b है ना ये b कहलाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये b कहलाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं
फाइंड आउट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x यानी कि b ढूंढो इफ़ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज़ 0.25। अच्छा, एक और लाइन होती है x ऑन y की लाइन, और x ऑन y की लाइन की जनरल फॉर्म है x इज़ इक्वल्स टू c प्लस डी वाई। इसमें ये जो d होता है ये भी कहलाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ये दिया हुआ है हमें 0.25 और बोलते हैं एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.6। बोलते हैं कोएफिशिएंट कोरिलेशन यानी कि r जो है ना वो 0.6 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक आपको इक्वेशन मालूम होनी चाहिए और वो है r इज इक्वल्स टू अंडर रूट b मल्टीप्लाइड बाई d। मैं रिपीट करूँगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट b मल्टीप्लाइड बाई d, यानी कि r यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 0.6 इज इक्वल्स टू अंडर रूट b यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x जो हमें मालूम करना है, मल्टीप्लाइड बाई d यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y यानी कि 0.25। अब इसको आप सॉल्व कर लें, अंडर रूट लेफ्ट साइड पर जाएगा, स्क्वायर होगा, 0.6 का स्क्वायर डिवाइड करते हैं उसको 0.25 से, तो आपका b जो आ रहा है वो आ रहा है 1.44। जो बेसिक क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस की सीरीज़ है उसमें इंशाल्लाह इस बात को मैं डिस्कस भी करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल हमारा ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि अब स्पेयरमैन रिंग कोरिलेशन में तो एटलीस्ट कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।